सो चलिए गाइस, अब जो है हम फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनको एक एक को डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 1 मीटर को डिफाइन करता हूँ। 1 मीटर क्या है? 1 मीटर इज द डिस्टेंस, ठीक है ना, कवर्ड बाय द लाइट इन 1/299,792,458 ऑफ सेकेंड। यानी कि जो लाइट है तो उसने इतने समय में और कितने समय, 1/1/299,792,458 ऑफ सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। तो इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए। देखिए लाइट का स्पीड जो होता है वो आपका होता है 299, स्पीड ऑफ लाइट 299,792,458, ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जब इतना मीटर पर सेकेंड इसका जो है स्पीड है, तो अगर टाइम हम इतना ले लें, टाइम कितना ले लें, 1/299,792,458 सेकेंड टाइम ले लें। अच्छा देखिए, ये चीज़ जो है जब आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे, हालांकि साइंटिफिक फॉर्म अभी हमने बताया नहीं है, तो साइंटिफिक फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो ये डेसिमल को आप यहाँ ले जाओगे, ठीक है ना, 1 और 10 के बीच में, यानी कि जो आपका ये है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे डेसिमल लगाओगे। अब देख कितने प्लेस पीछे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पीछे है। तो दिस इज 2.99 इंटू 10 पावर 8, 2.99 इंटू 10 पावर 8। बाकी ये सारे नंबर आप छोड़ दीजिए या उनको भी लिख लीजिए इंटू 10 पावर 8। और ये 2.99 ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो आपको जो पढ़ाया गया है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो वो कुछ गलत नहीं पढ़ाया गया है, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मान लेते हैं हम, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इतने टाइम में अगर जो डिस्टेंस कवर करेगा, अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। देखिए स्पीड आपका इतना है 299,792,458 और टाइम कितना है 1/299,792,458। तो देखिए ये चीज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो 1 मीटर को यहाँ से डिफाइन करा गया है मैथमेटिकली। इससे पहले भी जैसे कुछ डेफिनेशन दी गई थी कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक जब आओगे तो उसका जो 10 मिलियन पार्ट होगा वो आपका 1 मीटर कहलाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और डेफिनेशन थी, तो वो मतलब समय समय पे डेफिनेशन चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने लिखा नहीं, वो आप NCERT से एज इट इज़ कॉपी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए 1 मीटर हो गया, लेंथ में यूनिट हो गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये 1 मीटर लेंथ का हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग 1 kg का। तो 1 kg देख लीजिए, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। 1 kilogram is the mass of the platinum iridium alloy which is kept in International Bureau of Weighs and Measures at Servais near Paris in France, ठीक है ना। तो ये 1 kg जो है प्लेटिनम इरिडियम की जो एक अलॉय है, तो उस जैसे मान लीजिए कि ये प्लेटिनम है और ये इरिडियम है, प्लेटिनम इरिडियम का अलॉय है। ये जो छड़ा आपकी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर, जो कि आपका सर्वेस एक कस्बा है, जो कि पेरिस का एक कस्बा है, और पेरिस कहाँ पे आता है, फ्रांस में आता है, फ्रांस कंट्री में आता है। और फ्रांस कहाँ आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ठीक है ना, क्वालिटी है, तो मैंने बता दिया आपको। तो इसका जो मास है, इसके अंदर जो मैटर कंटेंट है, उसको 1 किलोग्राम माना गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जो एक मूंगफली वाला या ठेले वाले सब्जी वाले क्या होते हैं कि वो बार्स की जगह पे जो मतलब मेजरिंग आपके वेट्स होते हैं, उनकी जगह पे वो लोग क्या करते हैं, पत्थर रख लेते हैं, स्टोन्स रख लेते हैं,
और कोई क्यों कहते थे कि ये 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, और ये जो है 50 ग्राम का है, या फिर ये जो है आधा किलो का है या 1 किलो का है। आपको मानना ही पड़ता है। अगर नहीं मानोगे तो उसने अगर वो 50 ग्राम वाले ही मार दिया ना, तो समझ ही रहो, ठीक है ना। तो मान लेना उसका, थोड़ा सा कम मिलेगी सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या झगड़ा करोगे इतने के लिए। तो ऐसे ही जो है साइंस दाऊ ने जो है इसको मान लिया कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का जो आपका जो रॉड है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बेस एंड मेजर्स में रखा हुआ, उसका जो वजन है वो क्या है 1 kg है। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल ऐसा ही है, एनसीईआरटी में देखिएगा। चलिए अब देखिए 1 सेकंड को डिफाइन कर लेते हैं। 1 सेकंड को इन्होंने कैसे डिफाइन करा, ये टाइम का यूनिट है। तो शुरुआत में इन्होंने जो है एक पेंडुलम से डिफाइन किया था 1791 में आई थिंक। तो उन्होंने कहा था कि अगर 1 मीटर का एक पेंडुलम अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जब वो आता है, तो जो उसको टाइम रिकॉर्ड होता है वो 1 सेकंड होता है। आप उसको कितना भी आगे ले आके छोड़ दीजिए तो वो उसको इस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में 1 सेकंड लगेगा। बहुत ज़्यादा अगर उसको खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फिर थोड़ा सा वायलेशन हो जाता है, तो फिर उसको जो है इसलिए ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। अब 1 सेकंड को फिर कैसे डिफाइन करा गया, 1 सेकंड को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया कि जैसे जो सीजियम एटम होता है, सीजियम एटम, और सीजियम का जो एटॉमिक मास है वो 133 है। तो सीजियम एटम के जो 2 हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में, ये आगे कहानी है, जब आप हाइड्रोजन का बोर का हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल पढ़ लोगे, उसमें हाइपरफाइन लेवल्स पढ़ लोगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पाशन सीरीज और फोन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, ये सारी सीरीज जब पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल के बाद तो 2 हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं, जबकि सीजियम एटम ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड 2 हाइपरफाइन लेवल्स पे जो रेडिएशन को वाइब्रेशन करता है, और वो वाइब्रेशन का देखिए बड़ा सा नंबर होगा, आपको दिया होगा, उसको उतने वाइब्रेशन करने में जो ड्यूरेशन लगता है, जो टाइम लगता है, उसी को 1 सेकंड माना गया था। अब यहाँ पर भी इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है, ठीक है ना, उसी से टाइम डिसाइड होता है, ठीक है ना, ताकि हमारा प्रेसिशन बोलो तो द लिमिट अप टू विच वी कैन मेजर, दैट इज कॉल्ड प्रेसिशन। प्रेसिशन क्या होता है, द लिमिट अप टू विच वी कैन मेजर द वैल्यू इज कॉल्ड प्रेसिशन, ठीक है ना। तो जितना आप प्रेसाइज आंसर निकालोगे उतना अच्छा माना जाएगा। 770 इतने वाइब्रेशंस करने में रेडिएशन को 2 हाइपर सीजियम एटम के 2 हाइपरफाइन लेवल्स पे, जबकि वो ग्राउंड स्टेट में है, कोई हाइपरफाइन मतलब किन्हीं 2 लेवल्स पे, मान लीजिए कि 1 2 1 3, बहुत सारे लेवल होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, वो जो एटम्स की फिलिंग होती है ना, तो ये 2 हाइपरफाइन लेवल्स किन्हीं भी 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में, जैसे मान लीजिए 1 2 के बीच में, 1 3 के बीच में, या 3 4 के बीच में, या 3 2 के बीच में, या 4 2 के, या 4 1 के, तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 हाइपरफाइन लेवल्स पे वाइब्रेशन को इतना रेडिएशन को इतना वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड माना गया। तो उसको यहाँ पर मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश करिए, तब आपका कुछ हला भला होगा। सॉरी 1 मीटर को तो कर लिया, अब 1 डिग्री केल्विन को डिफाइन कर लीजिए। 1 केल्विन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, 1 केल्विन को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि 1 केल्विन इज द टेम्परेचर, ठीक है ना, और कौन सा टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर 273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 273.160 केल्विन होता है, ठीक है ना। 273.16 केल्विन ही जो होता है वो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, इन इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का
1273.16 जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है आपका 1 केल्विन कहलाता है। अब देखिए आपका ट्रिपल पॉइंट कितना है 273.16 है, तो इसका 1/273.16 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 केल्विन हो जाएगा। देखिए 273 से 273.16 से 273.16 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 1 केल्विन। तो इस तरीके से आपकी ये चारों जो है डिफाइन हो गए 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 kg और 1 केल्विन। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 kg तो आप समझ ही गए होंगे, सेकेंड भी आप समझ गए होंगे, केल्विन मैंने पूरा लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं, इनको समझिए, इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए और एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। हालांकि एग्जाम में इनसे कम पूछता है, लेकिन अब बेसिक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे कहानी कैसे क्लियर होगी। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो फिर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे तो, फिर आगे बताते हैं। सो चलिए गाइस, अभी जो यूनिट्स रह गई थी हमारी, जैसे कि एक कैंडेला रह गई थी और इसके अलावा 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो उनको हम बता देते हैं। देखिए कैंडेला क्या है, हालांकि ये चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है आपके, लेकिन क्योंकि ये यूपी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है फोटोमेट्री में, फिर भी देख लीजिए इसको, थोड़ा सा आपका माइंड डेवलप होगा। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है ना, 1 कैंडेला क्या होती है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है किसी दी हुई दिशा में, ड्यू टू अ सोर्स, किसी स्रोत की वजह से, विच इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जो कि एक रंग का कोई रेडिएशन निकाल रहा है। ठीक है ना, ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, एंड ऑफ विच द रेडिएट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन, और वो रेडिएट इंटेंसिटी उस वक्त कितनी होना चाहिए 1/683 वॉट। ठीक है ना, और यूनिट क्या होना चाहिए वॉट पर स्टेरेडियन। तो वॉट तो आपने पढ़ा है, लेकिन स्टेरेडियन अभी क्योंकि एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि सॉलिड एंगल की है, तो वो हमें फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इसको बस एक बार आप जो है सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट रेडियन, तो रेडियन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको। रेडियन का यूनिट होता है एंगल का, रेडियन किसका यूनिट है एंगल का। ठीक है ना, तो रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस एंड आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। इस चीज को समझ लीजिए, जैसे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना, एक सर्कल ले लिया, तो 1 रेडियन कब होगा, एंगल 1 रेडियन कब होगा, जैसे 2 रेडियाई ले लीजिए, और जब वो 2 रेडियाई एक आर्क आपका कट करे रेडियाई की इक्वल। ठीक है ना, मतलब जो आर्क है वो भी कितना होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस जो आप आर्क कट कर रहे हो वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द रेडियस। क्योंकि जो एंगल का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क अपॉन रेडियस। तो जब आर्क और रेडियस दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तब क्या आएगा 1 आएगा। और एंगल का शुरुआत में तो कोई यूनिट नहीं माना गया था, बाद में इसका यूनिट हम लोगों ने क्या मान लिया, रेडियन मान लिया। ठीक है ना, तो ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई। फटाफट से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ओके ना, तो फिर स्टेरेडियन बताते हैं और जो बाकी चीज़ें वो बता दें। ओके, तो चलिए गाइस, अब जो है स्टेरेडियन का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। स्टेरेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, जैसे कि रेडियन थी वैसे ही स्टेरेडियन है। अब रेडियन क्या होता था, वो 2 डिग्री में प्लेन एंगल के लिए होता था। ठीक है ना, यूनिट। और स्टेरेडियन जो है 3 डिग्री में अगर कोई एंगल बनेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए जो यूनिट होगी, अब वो एंगल होता है आपका सॉलिड एंगल होता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो देखिए कैसे है, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है, लग रहा है सर्कल जैसा, बट ये स्फीयर है। ठीक है ना, क्योंकि 3D में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है ना, तो डोंट कंसिडर दिस इज पॉलिटिक्स लाइक मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार एक्सेट्रा। ठीक है ना, या अखिलेश वगैरह, वो कहते हैं ना, कह रहे हमारे ये जो काम है देख नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन कहते हैं, बट हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, मायावती, कोई भी हो।
ठीक है ना, सब लगभग एक ही जैसे हैं। तो देखिए कैसे है, उसके सेंटर पे ये स्फीयर जो है क्या करेगा, उसके सेंटर पे एंगल बनाएगा। अब एंगल ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये स्फीयर पे ये एंगल ऐसे बनेगा, ये दिस इज द सॉलिड एंगल। काफी छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ। सपोज करिए ये एक स्क्वायर आपने ले लिया, स्क्वायर शेप का। अब ये क्या करेगा, ये एक सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। सेंटर ये ले लिए इस तरीके से, काफी बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको ये ज्वाइन करेंगे और ये इस तरीके से ये जो एंगल बना, दिस इज द सॉलिड एंगल, ठीक है ना, दिस इज द सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल 1 रेडियन क्या कब होगा, तो सॉलिड एंगल 1 रेडियन जब होगा जब ये एक एरिया कट करे, ठीक है ना, स्फीयर में, और वो एरिया क्या होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया कट करे, और स्क्वायर का वो एरिया जो है जिसकी और स्क्वायर की जो साइड होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि ये वाली जो दूरी है दिस इज कॉल्ड रेडियस। ओके, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, तो अब उसमें आप कहीं पर एक एरिया कट कर लीजिए, स्क्वायर आपने कट कर लिया, ठीक है ना, अब वो स्क्वायर की आपके सरकमफ्रेंस पे ही होगा। अब आप उसको सेंटर से उसके हर एक पॉइंट को, जो कॉर्नर्स हैं 4 कॉर्नर्स होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे स्क्वायर के, उनको आप सेंटर से क्या करिए, कनेक्ट करिए, ठीक है ना। तो एक सेंटर पे ये इस तरीके से राउंड करके एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब ये स्क्वायर का जो साइड है वो इसकी रेडियस के इक्वल हो, ठीक है ना। तो 1 रेडियन। अब देखिए सॉलिड एंगल का पहले तो आप लोग वो देख लीजिए फॉर्मूला, सॉलिड एंगल, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, सॉलिड एंगल एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, या रेडियस स्क्वायर लिख लीजिए। अब ये स्क्वायर मतलब जो पावर वाला स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको एज इट इज रहेगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब जैसे कि ये आर स्क्वायर आप नीचे आपको लिखना है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में मैंने इसे एरिया ऑफ स्क्वायर को साइड स्क्वायर ए से लिख दिया, जैसे इसकी ये साइड है दिस इज ए, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस, चाहे ये वाली लो, चाहे ये वाली लो, चाहे सब इक्वल ही होंगे, हालांकि देखने में छोटी बड़ी लग रही है, लेकिन मैंने बोला है कि 3D में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, मैंने इसीलिए आपको एक अलग से इमेजिनेशन करके समझाया था। तो स्क्वायर का साइड किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और तब आप जैसे ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तब ए क्योंकि आर के इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे, ए स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। और वो सॉलिड एंगल का उस टाइम यूनिट क्या होता है, वो 1 रेडियन कहलाता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे बताते हैं। अभी जो है कुछ कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज जो कॉमनली यूनिट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक तो हमारा लेंथ का जो यूनिट्स कॉमनली यूज होते हैं उनको देखना है, दूसरा मास का, और तीसरा टाइम का यानी कि सेकंड का। तो लेंथ के कौन कौन से यूनिट होते हैं, मिलीमीटर, हालांकि सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² ऑफ मीटर, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर का होता है। एक माइक्रोमीटर होता है, इसका ऐसे लिखते हैं, ये कितना होता है 10⁻⁶ मीटर का होता है। 1 नैनोमीटर होता है nm, 10⁻⁹ मीटर का होता है, हालांकि मैंने पावर ऑफ 10 में बताया था, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और एक फर्मी होता है। बीच में पिकोमीटर मैंने छोड़ दिया है, पिकोमीटर बहुत
ये जो है बहुत रेयर यूज होता है। हालांकि चलिए लिख लीजिए, क्योंकि पिको फैरेड वगैरह भी आप लोग 12 में पढ़ोगे, तो पिको का मतलब होता है 10⁻12 ऑफ मीटर, और एक फर्मी फेम्टोमीटर, तो शॉर्ट में फर्मी बोल देते हैं, एफएम भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, 10⁻15 ऑफ मीटर। ये तो आपका हो गया टाइम का। इसके बाद सेकंड का, इसके बाद देख लेते हैं मास का। तो मास का एक बहुत कॉमनली यूज्ड है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, तो इसको याद रखिएगा 1.66 × 10⁻27 ऑफ kg। इसको निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। और सेकंड के जो यूनिट है, जैसे कि हालांकि कभी रियरली यूज होता है हालांकि, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो दे देता है, इस टर्म को दे देगा 1 शेक, शेक नहीं शेक, तो 10⁻8 सेकंड का है। और 10⁻8 सेकंड से हमें बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है इन केस ऑफ एटम, ठीक है ना। इसके अलावा सोलर डे, तो सोलर डे यानी कि जो सूर्य दिवस है, सौर दिवस, तो वो कितना होता है 24 आवर्स का होता है, जो पूरा हम लोग का जो दिन होता है। हालांकि थोड़ा सा शायद ज़्यादा है, 23 पॉइंट या तो 23 पॉइंट समथिंग है, तो जो भी हो फिलहाल, तो 24 आवर उसको अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 सोलर डे ऑब्वियसली 24 आवर का है। 24 आवर को आप क्या करिए, मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 24 × 60 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 24 × 60 सेकंड, कितने सेकंड के इक्वल होगा, ये आई थिंक 86,400 सेकंड के इक्वल आता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये सब, इसको नोट कर लीजिए। और खास तौर से ये वाले जो हैं, ये बहुत यूज होंगे, AMU तक जो है आपको बहुत यूज होगा। शेक और सोलर डे नहीं यूज होते, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको नोट कर लीजिए। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बताते हैं। ओके।